गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले अपन ने संचार की विशेषताएं पढ़ी थी। इसके पहले जो आपने वीडियो देखा था, और जनसंचार के कार्य। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास। मतलब भारत में जनसंचार के क्या क्या आधुनिक माध्यम हैं, किस रूप में मौजूद हैं, वो हमें क्या प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे देश में जनसंचार माध्यमों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, पर बड़ी सहजता के साथ हम यह भी कह सकते हैं कि पौराणिक काल में जो नारद मुनि थे, वह भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता था, जो वीणा की मधुर झनकार से धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु थे। आपने देखा होगा उनके हाथ में वीणा रहती थी। उन्हीं की तरह महाभारत काल में महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी को युद्ध की झलक दिखाने के लिए या विवरण बताने के लिए संजय की परिकल्पना की गई थी। वह भी एक संचार का माध्यम था। वह अत्यंत समृद्ध संचार का माध्यम था। पर जैसे जैसे हमारी प्रगति होती गई, फिर उसके बाद आप लोगों ने राज दरबार में राजाओं के यहाँ संदेश भेजने के लिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में भी संदेशों के लिए शिलालेखों का उपयोग किया जाता था, और उनके लिए कच्ची स्याही और रंगों के द्वारा संदेश लिखकर प्रदर्शित किए जाते थे। उनकी मजबूत व्यवस्था कर राज दरबार में भेजा जाता था। लेकिन भारतीय संचार की परंपरा की खासियत यह है कि यह राज दरबारों तक ही सीमित रहे। यह लोक माध्यमों के लोकगीत या लोक माध्यमों के द्वारा, जैसे कठपुतली के द्वारा, लोक नाटकों के द्वारा, विविध शैलियों के द्वारा भी संचार का माध्यम किया जाता है। आपने भीमबेटका में गुफा चित्र में जो हमें प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर जो शैल चित्र हैं, वह भी एक संचार के माध्यम है। नौटंकी, छोटी छोटी नौटंकी करके, कठपुतलियों का डांस करके, तो यह सब कुछ, यह तमाशा दिखाकर लोग क्या करते थे, संदेश भेजते थे। किसी किसी के संदेश, जैसे कठपुतली के माध्यम से कहीं कोई संदेश दे रहे हैं, बहू बेटियों का संदेश दे रहे हैं, दहेज प्रथा का संदेश दे रहे हैं, नाटकों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार यह संदेश पहले ऐसा दिया जाता था। लेकिन जनसंचार के आधुनिक माध्यम के जो रूप आज हमारे यहाँ पर है, वह निश्चय ही अंग्रेजों से हमें मिले। जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, यह सब कुछ हमें पश्चिमी देशों से प्राप्त हुआ। पर धीरे धीरे वह हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंग बन गए और उसमें भारतीयता की झलक दिखाई देने लगी। हम भारतीयता की झलक उसमें दिखाई देने के साथ साथ हम उसके लिए हमने उसको भारतीयता में ही अपना लिया। तो जनसंचार के वर्तमान में प्रचलित रूप हैं समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, और इन सब के साथ ये हमें अच्छे भी हैं और इनसे हमें लाभ भी है और हानि भी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाचार पत्र या पत्रिकाएं। तो जनसंचार की सबसे मजबूत चीज़ है पत्र पत्रिकाएं। आपने पहले, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग छोटे छोटे चंपक, नंदन, चंदा मामा, ये बुक्स पढ़ते थे। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ दी जाती थी। यह पत्र पत्रिकाएं, ये हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किए जाते थे। तो इनके 3 पहलू होते हैं। समाचार पत्र के 3 पहलू। पहला, समाचार को संकलित करना, मतलब इकट्ठा करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, मतलब जो संपादक होता है तो वह पत्रकारिता का कोर्स किया रहता है, वह संपादक होता है, तो वह जो समाचार लाते हैं उसको किस प्रकार छापना है वह बताते हैं। और तीसरा, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। वह पत्रिका में छप जाता है, फिर वह पाठक तक पहुंचता है। हालांकि तीनों ही काम आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब संकलित करना, इकट्ठा करना, संपादित करना और पत्र पत्रिकाओं में छापकर पाठकों को देना। आपने समाचार पत्र पर निबंध बहुत बार लिखा है। हालांकि दुनिया में अखबारी समाचार पत्र का अस्तित्व 400 साल हो गए हैं, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कलकत्ता 1780 में जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी के बंगाल गजट से हुई थी, जो कलकत्ता से निकला था। और जबकि हिंदी का ये बंगाल का था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदांत मार्तंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था।
तो आप लोग को अब ये विकल्प टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें यह सब कुछ आ सकता है। अब आने वाले हैं आप लोग को हर 15 दिन में जो टेस्ट होंगे उसमें जब ये पूछा जाएगा तो ये विकल्प के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। हिंदी भाषा के विकास में शुरुआती अखबारों पत्रिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना ही होगा, उनको भी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सम्मान मिला। आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे, उस समय जो भारतीय पत्रिकाएं थी, समाचार पत्र थे, इनने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं ने लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारिता की भूमिका निभाई थी। उन्हें पत्रिकाओं के द्वारा ही लोगों को जागरूक किया था। और गांधी जी को तो सबसे बड़ा पत्रकार कहा जाता है, क्योंकि आज़ादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के पहले भी प्रमुख पत्रकार गणेश चंद्र विद्यार्थी, बहुत बार आ सकता है ये, आज़ादी के पहले कौन कौन से पत्रकार हुए? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू राव विष्णु पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय आदि, बाल मुकुंद गुप्त, ये आज़ादी के पहले के पत्रकार थे। अब उस समय के महत्वपूर्ण अखबारों पत्रिकाओं में केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत आदि प्रमुख है। तो इस प्रकार यह हमारे आज़ादी के आंदोलन के समय जो पत्रिकाएं प्रकाशित हुई उनके बारे में बताया गया। लेकिन जहां आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था, मतलब जब आज़ादी के पहले जो पत्र लिखे गए थे या पत्रकारिता का काम किया गया था, तो उसका काम था कि हमें अपने देश को क्या करना है? आज़ाद करना है। पर आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदलने लगा था। पहले राष्ट्र निर्माण के प्रति लोग प्रतिबद्ध दिखते थे, अब मतलब आज़ादी के बाद। पहले तो लोग आज़ादी का उसमें उल्लेख रहता था पत्रिकाओं में, पर आज़ादी के बाद हमारे राष्ट्र का किस प्रकार निर्माण करना है, उसके व्यावसायिक और प्रोफेशनल कैसे होना है हमें, यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी से पहले एक पत्रकारिता एक मिशन थी। मिशन मतलब एक योजना थी, लेकिन आज़ादी के बाद वह व्यवसाय बन गई थी। आज़ादी के पहले योजना थी कि हमें अपने देश को आज़ाद करना है, पत्रकारिता, पर आज़ादी के बाद वह क्या हो गई थी? एक व्यवसाय बन गई थी। आज़ादी के बाद अधिकतर पुरानी पत्रिकाएं बंद हो गई थी, जो पहले चलती थी वह बंद हो गई, और कई नई पत्रिकाएं जैसे नव भारत टाइम्स, आज़ादी के बाद नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक आदि नाम से पत्रिकाएं प्रकाशित की गई। और आज़ादी के बाद जो पत्रकार हुए हैं वह सच्चिदानंद वात्सवायन, अज्ञे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज़ादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगे। अब दूसरा है रेडियो, जनसंचार का माध्यम दूसरा है रेडियो। तो पत्र पत्रिकाओं के बाद जिस माध्यम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह है रेडियो। रेडियो क्या है? हम चलते फिरते सुन सकते हैं, देखने का उसमें दृश्य साधन नहीं है, वह श्रव्य दृश्य साधन नहीं है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1895 में इटली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी मार्कोनी ने वायरस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया था, और इस प्रकार पहले विश्व युद्ध तक यह सूचनाओं के आदान प्रदान महत्वपूर्ण औजार बन चुका था। लेकिन रेडियो स्टेशन अमेरिका के सबसे पहले पिट्सबर्ग और न्यूयॉर्क और शिकागो में खुले। भारत में यह 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाक तार विभाग के सहयोग से पहला संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। आप लोग को सन याद करना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे कि कहाँ क्या है। और आज़ादी के समय तक देश में कुल 9 रेडियो स्टेशन खुल चुके, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली, ढाका, लाहौर, पेशावर। जब हमारा देश जाहिर है इनमें से 3 रेडियो स्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के इसमें चले गए थे। कौन कौन से चले गए थे? ढाका, लाहौर और पेशावर। यह विभाजन के बाद वहाँ चले गए थे। आज़ादी के बाद भारत में रेडियो के बेहतर ताकतवर माध्यम के रूप में विकसित हुआ। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले तो था ही नहीं। अब आकाशवाणी देश के 24 भाषाओं और 140 बोलियों में कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। देश की 96% आबादी तक इसकी पहुँच है। अब FM 1993 से FM का उपयोग होने लगा।
एफएम की शुरुआत से रेडियो क्षेत्र में कई निजी कंपनियां भी आगे आई, लेकिन अभी उन्हें समाचार और सामूहिक कार्यक्रम, मतलब वो मनोरंजन तो कर सकती थी एफएम, बहुत सी कंपनियां आगे आके कार्य किया, पर वह जो हमारी रोज की जिंदगी की कार्यक्रम के प्रसारण है, समसामयिक कार्यक्रम, मतलब हमारे देश में क्या घटना घटित हो रही है, क्या होने वाला है, इस कार्यक्रम का प्रसारण उनको अनुमति नहीं थी एफएम को। 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकलकर, यानी केंद्र सरकार के अधीन था आकाशवाणी ये, पर अब यह प्रसार भारती के नाम से स्वायत्त, मतलब राज्य सरकार के हाथ में चला गया, क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन यह केंद्र सरकार के हाथ में था, पर यह धीरे धीरे 1997 से यह प्रसार भारती के रूप में राज्य सरकार के हाथ में दे दिया गया। और एफएम के दूसरे चरण के साथ ही देश में 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल शुरू हो गए। इस प्रकार रेडियो के द्वारा हम मनोरंजन अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत सस्ता भी है। जो रेडियो है अखबार और टेलीविज़न से तुलना में बहुत सस्ता है। हम जैसे 200 रुपये का 100 रुपये का एफएम खरीद लेते हैं, तो वह हमें कितने दिन चलता है, उसका कुछ नहीं, उसको लगा दो और चालू कर दो, अपना हो गया। तो अखबार और टेलीविज़न की तुलना में यह बहुत, टेलीविज़न महंगा आता है, टीवी महंगा आता था, पर अखबार भी पैसे लगना था रोज, पर इसमें एक बार हो गए और इसके बाद नहीं लगे। इसलिए भारत के दूर दराज के इलाकों में लोगों ने रेडियो क्लब बना लिया था। आकाशवाणी के अलावा सैकड़ों निजी एफएम स्टेशन चालू हो गए थे, मास्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग, रेडियो ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विदेशी प्रसारण भी इसमें आने लगे। तो इस प्रकार जनसंचार के माध्यम का यह दूसरा है। अब तीसरा है टेलीविज़न। टेलीविज़न जो आपके सबके घरों में है, टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय ताकतवर माध्यम है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं और इसके द्वारा हम सूचनाएं जो समाचार प्राप्त होते हैं वह हम सुन भी सकते हैं। तो इसकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई, क्योंकि लोगों को इसमें देखने भी मिल रहा है और सुनने भी मिल रहा है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ टेलीविज़न का प्रयोग शुरू हो गया। 1927 में बेल टेलीफोन लैबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी। और भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका मकसद टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास करना है, मतलब शिक्षा के लिए और सामुदायिक विकास के लिए टेलीविज़न का उपयोग किया जाने लगा। दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए पहले, तो 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1 घंटे के लिए दिखाया जाता था प्रोग्राम। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टेलीविज़न का प्रारंभ, रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, कलकत्ता, मद्रास, बड़ी बड़ी सिटियों में इसका प्रारंभ किया गया। फिर अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया। दूरदर्शन, इसका नाम दूरदर्शन दे दिया गया। ठीक है। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन ताकत का एहसास था, पर देश भर में 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करके उसकी रिपोर्ट दी। और दूरदर्शन के माध्यम से क्या क्या उद्देश्य हैं, दूरदर्शन के क्या क्या उद्देश्य थे यह बताए गए हैं कि दूरदर्शन के उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता लाना, वैज्ञानिक चेतना। मतलब दूरदर्शन क्यों दिया जाने लगा कि लोगों को सामाजिक परिवर्तन के बारे में ज्ञात हो, राष्ट्रीय एकता मालूम हो, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो, कृषि विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन दिया, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन। तो मतलब उनका उद्देश्य, दूरदर्शन का उद्देश्य क्या रखा गया, यह 8-10 चीज़ें कि हमारे देश में लोगों को इसका ज्ञान हो। तो दूरदर्शन देश में सूचना देने के साथ साथ, शिक्षा देने के साथ साथ मनोरंजन और ज़रूरतों की पूरी दिशा करने का एक साधन बन गया। वो 1991 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, दुनिया भर में केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा गया। पर इसके बाद भारत में टीवी की दुनिया में निजी चैनलों का विकास हुआ, जैसे स्टार प्लस, स्टार, जी न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे। इस प्रकार बहुत से चैनल, मतलब मनोरंजन के साधन भी हुए और इसके अलावा समाचारों के माध्यम भी प्राप्त किए गए। तो 1991 के युद्ध, खाड़ी युद्ध के बाद यह सब कुछ हुआ। और अक्टूबर 1993 में जी टीवी, स्टार टीवी के बाद अनुबंध हुआ। इसके बाद न्यूज़ चैनल, स्टार, बहुत से नए चैनल आए और 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। मतलब 2002 के बाद तो बहुत से समाचार चैनल आने लगे।
फिर 1993 में तो ये जियो स्टार आता था, तो 2002 में यह सब कुछ आने लगा। 1991 के बाद टीवी के लिए तो निजी चैनलों की शुरुआत हुई, पर वह धीरे धीरे स्टार और जी मिक्स हो गए थे। डिस्कवरी आने लगा था, FTV, MTV, VTV, बहुत सी चीज़ें आती थी। पर 1993 में GTV और स्टार टीवी ने भारत के बीच अनुबंध हुआ। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में न्यूज़ के स्टार न्यूज़, जी न्यूज़, आज तक के स्वतंत्र के बाद बहुत से समाचार का काम होने लगा। तो इस प्रकार टेलीविज़न आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित होते हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। इस प्रकार यह टेलीविज़न जनसंचार के माध्यम का था। अब इसके बाद है सिनेमा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। सिनेमा के माध्यम से जनसंचार अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता। जैसे टीवी, रेडियो के माध्यम से हमें समाचार प्राप्त हो जाते, यहाँ वहाँ की सूचनाएं प्राप्त हो जाती, पर सिनेमा के द्वारा हमें ऐसा कुछ नहीं प्राप्त होता। तो सिनेमा हमें परोक्ष रूप से सूचना और ज्ञान और संदेश दे। बहुत सी पिक्चरें रहती हैं जो हमारे लिए अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताती हैं। उसके द्वारा हमें बहुत सी कहानियाँ प्राप्त होती हैं, शिक्षा प्राप्त होती है। तो सिनेमा के अधिक आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1883 में खोज की थी। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन, और भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। और यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र, मूक फिल्म। इसमें बिना बोले हुए पिक्चर थी। इसके बाद 2 दशकों के बाद इनके कथानक, धर्म, इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द मूक फिल्में बनती रही। बहुत सी इन्हें धर्म से संबंधित, इतिहास से संबंधित मूक फिल्में बनती रही। पर 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मूक फिल्म पहली कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और बोलती वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हो गया। आज़ादी के बाद जहाँ एक तरफ सिनेमा आगे बढ़ता गया और बहुत से पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकारों ने अपना, सत्यजीत राय जैसे लोगों ने फिल्मों का निर्माण किया। और सत्यजीत राय की 50 के दशक में एक पथेर पांचाली बनी थी, इसकी शुरुआत की थी। और लेकिन समांतर सिनेमा में एक आंदोलन की शक्ल सी 60 के दशक के आखिरी में, 70 के दशक, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगा। उनके पास उस समय पैसा भी नहीं रहता था और समय नहीं रहता था। तो जैसे जैसे उनके पास पैसा आता जाता था, समय आता जाता था, वह पिक्चर बनाती जाती थी। क्यों? और बहुत सी अन्याय के खिलाफ कलात्मक पिक्चरें बनाई गई, जैसे अंकुर, निशांत, अर्धसत्य। अंकुर जो पिक्चर है जिसमें आप जो वो होते हैं ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, वह पिक्चर में गाना है ये, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो अंकुर, निशांत, अर्धसत्य, यह एक अन्याय के खिलाफ कलात्मक फिल्में बनाई गई थी। तो श्याम बेनेगल द्वारा। इस प्रकार पिक्चर के द्वारा, फिल्म के द्वारा हमें मनोरंजन तो होता रहा, पर पिक्चर के द्वारा हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें अच्छी पिक्चर के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के बेहतरीन सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसमें कई और आयाम है। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने की, लोगों को नई सोच विकसित करने की, अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की, लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का भी माध्यम है। मौजूदा समय में भारत में लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है हर साल, और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म। अब इसके बाद है इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया, आप लोग सब यूज़ करते हैं, इंटरनेट तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। और एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो माध्यम, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद होती। इसकी पहुँच दुनिया के कोने, मतलब इंटरनेट से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। किताबें प्राप्त हो जाती, सिनेमा प्राप्त हो जाता, रेडियो का जो साधन वह प्राप्त हो जाता है। और इसकी रफ्तार की कोई जवाब नहीं है। इसके सारे माध्यमों का समागम है। तो और रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपनी मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। तो इंटरनेट में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इंटरनेट एक संचार का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर माध्यम है। आप इससे चैट कर सकते हैं, मन हो तो ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता किसी भी बहस कर सकते हैं। इंटरनेट, मीडिया, सब कुछ है इंटरनेट में, जिसका बच्चों के कभी कभी क्या होता है, इंटरनेट में गुण भी है और अवगुण भी है। इंटरनेट में जहाँ पढ़ने लिखने वालों के लिए तो बहुत अच्छे साधन हैं, शोधकर्ताओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
पर इनमें खामियां भी है। पहली खामी तो इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए जाते हैं, जिससे बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी खामी है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट का दुरुपयोग कई घटनाएं सामने आई हैं। अब है संचार माध्यमों का प्रभाव। जो संचार के माध्यम हैं, ये सब कुछ रेडियो, पत्रकारिताएं और इनका क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज के संचार प्रधान समाज में संचार माध्यम बिना हमारी कल्पना, मतलब इनके लाभ बता रहे हैं कि जनसंचार के माध्यम हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली संचार माध्यम के बिना रह ही नहीं सकती। अखबार पढ़े बिना हम रह नहीं सकते। सुबह उठती साथ हमें अखबार चाहिए। अखबार नहीं पढ़ती तो वो रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो और टीवी पर निर्भर करते। इंटरनेट पर आज की जो युवा पीढ़ी है वह इंटरनेट का उपयोग कर लेती है और नई चीज़ें हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 मिनट पहले किसी का कुछ हुआ है और हमें तुरंत सूचना मिल जाती है। किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट के द्वारा यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए लोग अखबार और इंटरनेट से अपनी वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, टिकट बुक करवाते हैं, टेलीफोन का बिल भरा जाता है, बिजली का बिल भरा जाता है इंटरनेट के द्वारा, और रेलवे का टिकट बुक किया जाता है, क्या कहते हैं, अपने प्लेन का टिकट बुक किया जाता है। तो इस प्रकार यह हमारे जीवन में एक आवश्यक अंग बन गया है जनसंचार। और अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक सब कुछ हमें उसमें प्राप्त हुए। हमारी यदि तबीयत ठीक नहीं है, हम कुछ थोड़ा बहुत उससे देख लें, हमें बहुत सी चीज़ें उससे प्राप्त हो जाती हैं। तो जनसंचार माध्यम एक उत्पाद का भी घर में घुस आया है। जैसे क्या, जनसंचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आया है, हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। हम उन्हें चाहते हुए भी नहीं रोक सकते और हमारा जीवन सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर हो गया है। सूचना और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे तक जोड़ने तक, बहस करने आदि के लिए जनसंचार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज राष्ट्रीय स्तर पर हम राजनीति आदि के लिए, खासकर आपातकाल के समय, जनसंचार के माध्यमों का उपयोग जरूर करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फैलते गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाने में भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। अब जनसंचार माध्यम की खतरे मतलब हानि। भ्रष्टाचार, मानवाधिकार, संप्रदाय जैसे मामलों को जनसंचार माध्यम लगातार उठाता है, लोगों को जागरूक बनाने के लिए कोशिश करता है। हाल में वर्णों में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया तहलका कांड, ऑपरेशन दुर्योधन, चक्रू, सब ने यही साबित किया कि यदि चाहे तो जनसंचार हमारे सत्ता के शिखर को भी हिला सकता है। मतलब जनसंचार के माध्यम से हम सत्ता को भी हिला सकते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यम के कुछ नकारात्मक भी प्रभाव है। अगर सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो लोगों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो सिनेमा और टीवी जनसंचार माध्यम काल्पनिक दुनिया में लोगों को ले जाता है। कथाओं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं ना, जैसे आजकल लोग युवा पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी के लिए सिनेमा और टीवी जो जनसंचार का माध्यम है, यह काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। लोग वहाँ वास्तविक दुनिया में नहीं रहते, क्योंकि उसमें तो नकली चीज़ें दिखाई जाती है, पर लोग उसको देखकर काल्पनिक दुनिया में डूब जाते हैं और व्यसन के आदी हो जाते हैं, मादक पदार्थ के आदी हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वास्तविक समस्याओं का समाधान काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। और जनसंचार सिनेमा का यह भी आरोप है कि उन्हें समाज में हिंसा, अश्लीलता, अलग गंदी गंदी चीज़ें दिखाई जाती, बहुत हिंसा दिखाई जाती है, तो लोगों के मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंचार के माध्यम से लोगों की आदतों में परिवर्तन आने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत बदलाव आने लगा। इसी तरह माना जाता है कि जनसंचार का माध्यम पर लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जो किसी चीज़ में प्रतिबद्ध हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जैसे सिनेमा में, टीवी में, किसी में कुछ देखते हैं, जब हमारे पास पैसा हो अथवा ना हो, पर हमें वह लेना है। आप अक्सर देखते होंगे कि अखबार और टेलीविजन में किसी खास खबर या मुद्दे को सब जरूरत से ज़्यादा उछाला जाता है, जबकि अन्य मुद्दे और खबरों को बिल्कुल नहीं उछाला जाता। यह देखा जाता है अक्सर मुद्दे सवालों का अधिक उछाला जाता है जिनसे समाज के ताकत वर्गों के हित जुड़े होते हैं, ठीक है, और जो निस्सहाय होते हैं उनको एक तरफ कर दिया जाता है। जैसे अभी सुशांत सिंह का बहुत उछाला जा रहा है, पर उसका भी कुछ निर्णय नहीं लिया जा रहा है, पूरे समय वही दिखाया जाता है। तो इसलिए वह जो टीवी चैनलों को ज़रूरत से ज़्यादा उछाल देते हैं। मीडिया, कभी कभी मीडिया की बातें सच भी होती हैं और झूठ भी होती है। जनसंचार माध्यम प्रभाव संदर्भ में यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इनके माध्यम सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाए, लेकिन यह तथ्य है कि अधिकांश जनसंचार माध्यम कंपनियां व्यक्तित्व की स्वामित्व, मतलब जो कंपनियां हैं वह अपना मुनाफा देखती हैं, उनको इससे कुछ मतलब नहीं रहता कि लोगों पर क्या प्रभाव। कई मौके पर विज्ञापन दाताओं
विज्ञापन करते हैं और भला ही वो चीज़ अच्छी ना हो पर इतना विज्ञापन करते हैं कि लोग उसको लेते हैं, फिर भला ही वो चीज़ बुरी मिले। तो इस प्रकार जनसंचार माध्यम हमारे लिए एक हानिकारक भी है। मीडिया के जरिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में भी ढालने की कोशिश की जाती है, तो वह जीवन शैली बदलना चाहता है लोगों की। फैशन से लेकर खान पान तक लोगों की रुचियों में और आदतों में बदलाव आया है। किसके द्वारा? जनसंचार के माध्यमों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो इस प्रकार सिनेमा के द्वारा। तो लोग क्या करते, फैशन, जैसा फैशन है उसके अनुसार बदलते अपनी रुचियों को, आदतों को, खान पान को, और यह नहीं देखते कि हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी तबीयत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यम जहाँ एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने के लिए हमें, तो वहीं उसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो इस प्रकार श्रोता के बाद हम आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखना चाहिए। जो श्रोता है तो ऐसा नहीं कि हम उसके नकारात्मक प्रभाव, उसके जो सकारात्मक प्रभाव है आज की युवा पीढ़ी के लिए जनसंचार के जो माध्यम है उसके सकारात्मक प्रभाव को ग्रहण करना है, ना कि नकारात्मक प्रभाव को। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो अगले इसमें